What are cooling related emissions? In this article, we will discuss about global cooling pledge COP28. On September 21, 2024, the Quad nations issued the Wilmington Declaration, which underscored the Quad's commitment to sustainable energy solutions, particularly focusing on high efficiency cooling system. September 21, 2024 को क्वाड नेशंस ने विल्मिंगटन डिक्लेरेशन इशू किया है। इस डिक्लेरेशन के अंदर क्वाड कंट्रीज ने सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं और उससे रिलेटेड जो कमिटमेंट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर अंडर स्कोर किया है। इन अ रैपिडली वार्मिंग वर्ल्ड, इंटरनेशनल cooperation on clean energy and cooling solution is crucial step in addressing the climate crisis, especially for vulnerable populations. बिकॉज प्रेजेंट का जो वर्ल्ड है रैपिडली वार्म हो रहा है और ऐसे टाइम में इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लीन एनर्जी एंड कूलिंग सॉल्यूशन ये एक क्रूशियल स्टेप हो सकता है, स्पेशली क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। और उसमें भी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का जो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कूलिंग रिलेटेड एमिशंस। कूलिंग रिलेटेड एमिशंस क्या होते हैं? एमिशन फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनर एंड एनर्जी यूज्ड इन द कूलिंग इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 7% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। रेफ्रिजरेंट्स और एसी के थ्रू जितने भी एमिशंस रिलीज होते हैं वो कूलिंग रिलेटेड एमिशंस है। रेफ्रिजरेंट्स और एसी और साथ में कूलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो एनर्जी यूज की जाती है ओवरऑल 7% इनका पार्टिसिपेशन होता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। इट मीन्स पूरा वर्ल्ड के अंदर जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसका 7% जो रोल है उसमें वो रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर्स का है। रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स emit chlorofluorocarbons which causes damage to the ozone layer of the atmosphere। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के थ्रू CFC रिलीज होता है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के सेकंड लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। ओजोन लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये सन से आने वाली हार्मफुल रेज को अर्थ सरफेस तक आने से रोकता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो हमारे बॉडी पर अगर पड़ती हैं तो इसकी वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोटेक्ट रोक कर रखता है। इंडियाज प्रोएक्टिव अप्रोच टू कूलिंग चैलेंजेज। कूलिंग चैलेंजेज को किस तरह से इंडिया ने इसको इससे रिलेटेड इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं और इंडिया प्रेजेंट में किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इन 2024 पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस टेम्परेचर्स ओवर 50 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर कूलिंग टू इंश्योर थर्मल कंफर्ट, प्रिजर्व फूड, मेडिकल सप्लाईज एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। 2024 में इंडिया के वेरियस पार्ट में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया गया है। इस तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वजह से कूलिंग डिमांड ज़्यादा होगा और कई सारे अदर चैलेंजेस भी इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं, सच एज प्रिजर्व फूड से रिलेटेड, मेडिकल सप्लाई से रिलेटेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से रिलेटेड। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन फेस इंक्रीजिंगली सीवर हीट वेव्स दैट एंडेंजर मिलियंस। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन रहा है और इंडिया के अंदर सीवर हीट वेव्स भी एवरी ईयर शो होते हैं जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल एंडेंजर होते हैं। By 2030, an estimated 160 million to 200 million Indians could face deadly heat waves annually। ऐसा एक यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया के अंदर 2030 तक एवरी ईयर अबाउट 160 मिलियन से 200 मिलियन, इट मीन्स लगभग 16 करोड़ से लेकर 20 करोड़ पीपल एवरी ईयर हीट वेव की वजह से यहाँ पर लोगों का डेथ हो सकता है। ये एक बिग डाटा है। The country's workforce heavily exposed to extreme heat risk significant decline in the productivity, health and food security। हीट वेव की वजह से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी फेस करते हैं वो वर्कफोर्स को फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, उनके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पर अफेक्टेड होती है। कूलिंग डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू सर्ज विद एयर कंडीशनर सेल्स राइजिंग 16% फॉर एवरी डिग्री ओवर 30 डिग्री सेल्सियस। इंडिया के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है एवरी डिग्री इंक्रीज के लिए 16% यहाँ पर एसी की डिमांड बढ़ जाती है।
By 2050, India may have the world highest cooling demand with over 1.14 billion एयर कंडीशनर्स इन यूज। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में 2050 तक जो कूलिंग डिमांड है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट होगी और अबाउट 1.14 बिलियन एसी कंट्री के अंदर यूज किए जा रहे होंगे 2050 तक। इंडिया रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट इन 2021, committing to reduce hydrofluorocarbon by 85% बाय 2047। इंडिया ने अब इस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए यहाँ पर क्या किया, बिकॉज एयर कंडीशनर्स के थ्रू जो एमिशंस हो रहे हैं, इस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने कुछ यहाँ पर टारगेट रखे हैं। 2047 का यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है। इंडिया ने टारगेट किया है कि 2047 तक HFC का जो एमिशन हो रहा है उसको 85% तक यहाँ पर रिड्यूस करेगा। और ये जो यहाँ पर टारगेट रखा गया है किगाली अमेंडमेंट के थ्रू, यहाँ पर ये नया टारगेट रखा है। द इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान टारगेट है 20% to 25% रिडक्शन इन द कूलिंग डिमांड, 25 to 40% इन एनर्जी कंजप्शन। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इस प्लान के हिसाब से इंडिया ने कूलिंग डिमांड को 20% से 25% तक यहाँ पर रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट रखा है। और एनर्जी कंजप्शन की अगर बात की जाए तो इंडिया ने 25 to 40% तक एनर्जी कंजप्शन को भी यहाँ पर रिड्यूस करने का यहाँ पर प्लान किया है। अब मिशन मोड अप्रोच इज नीडेड टू टैकल दीज चैलेंजेस। इंडिया में ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से अगर हमें फाइट करना है तो उसके लिए हमें एक मिशन मोड अप्रोच की नीड होगी। अब ये किस तरह का अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं? अ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल कूलिंग वुड रिक्वायर फोकस्ड लीडरशिप, क्रॉस सेक्शनल कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। इंडिया को अगर सस्टेनेबल कूलिंग मिशन को अगर सक्सेस करना है तो इसके लिए फोकस्ड लीडरशिप चाहिए, क्रॉस सेक्शनल कोलैबोरेशन चाहिए, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस्टेब्लिशिंग एन इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप, प्लानिंग ए लॉन्च इवेंट एंड एलोकेटिंग एन इनिशियल बजट फॉर आर एसेंशियल। सस्टेनेबल कूलिंग के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप हमें इस्टेब्लिश करना होगा और साथ में हमें बजट पर भी फोकस करना होगा। नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एंड डेडिकेटेड बजट लाइंस मस्ट फॉलो फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को हमें बूस्ट करना होगा। As part of the Quad's clean energy initiatives, India has placed significant investment in the solar and cooling infrastructure across the Indo-Pacific region. बिकॉज इंडिया क्वाड का पार्टनर है और क्लीन एनर्जी क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव रहा है। इंडिया ने ये क्वाड के क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स के अंदर ये प्लेज किया है कि वो सोलर एंड कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा। इंटरनेशनल कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी कूलिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या कमिटमेंट है? द यूएस इंडिया पार्टनरशिप एंड द क्वाड इनिशिएटिव एम्फसाइज डिप्लॉयमेंट एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम। इंडिया और यूएस के पार्टनरशिप के साथ और क्वाड के इनिशिएटिव के अंडर हाई एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पर 2 लेवल पर इंडिया ने अपना इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। इंडिया और यूएस के साथ और क्वाड के साथ यहाँ पर इंडिया ने टारगेट रखा है कि हाई एफिशिएंसी कूलिंग सिस्टम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए और उन्हें डिप्लॉय किया जाए। द चैलेंज इज इन इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग रीजन्स वेयर कूलिंग नीड्स आर द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि क्लीन एनर्जी कूलिंग सिस्टम्स को किस तरह से इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर किया जाए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग रीजन्स हैं वहाँ पर कूलिंग का जो नीड है वो ग्रेटेस्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल कमिटमेंट टू क्लीन एनर्जी कूलिंग आर एनकरेजिंग बट टेक्नोलॉजीज मस्ट रिमेन अफोर्डेबल। इंटरनेशनल लेवल पर क्लीन एनर्जी कूलिंग का जो कमिटमेंट है वो एनकरेज हो रहा है, बट क्लीन एनर्जी कूलिंग के लिए टेक्नोलॉजी जो है उन्हें अफोर्डेबल किया जाना चाहिए ताकि पुअर कंट्री भी इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सके। अलॉन्ग विद द यूएस एंड इंडिया जॉइंट plan to expand manufacturing capacity for high efficiency AC and ceiling fans would significantly reduce the climate impact of cooling system। कूलिंग सिस्टम के जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हैं अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो इसमें काफ़ी इनिशिएटिव्स इंडिया के वर्क कर सकते हैं, सच एज इंडिया और यूएस ने जो हाई एफिशिएंसी एसी
को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्ड किया है दोनों कंट्रीज ने, यहाँ पर हाई एफिशिएंसी एसी के मैन्युफैक्चर करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए यहाँ पर कमिटमेंट किया है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो कि कूलिंग सिस्टम के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। COP29 एंड मोमेंटम ऑफ COP28। एट COP28 जो कि दुबई में हुआ था, 63 कंट्रीज प्लीज टू रिड्यूस कूलिंग एमिशंस बाय 68% बाय 2050। COP28 का जो समिट हुआ था वो दुबई के अंदर हुआ था। अब COP29 होने वाला है। दुबई के अंदर जो समिट हुआ था इसमें अबाउट 63 मेंबर कंट्रीज ने प्लीज किया कि वो 2050 तक 68% कूलिंग एमिशंस को रिड्यूस कर लेंगे। द ग्लोबल कूलिंग प्लीज थ्रू नॉन बाइंडिंग कुड प्रोवाइड कूलिंग एक्सेस टू 3.5 बिलियन पीपल बाय 2050 एंड सेव $17 ट्रिलियन एनर्जी कॉस्ट। ये जो ग्लोबल कूलिंग प्लीज किया गया था ये नॉन बाइंडिंग रहा है। इट मीन्स कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इसके थ्रू 3.5 बिलियन पीपल तक कूलिंग यहाँ पर अफोर्डेबल कूलिंग और सस्टेनेबल कूलिंग यहाँ तक 3.5 बिलियन पीपल तक पहुँच सकता है 2050 तक। एंड बात अगर एनर्जी कॉस्ट की जाए तो यहाँ पर $17 ट्रिलियन तक यहाँ पर सेविंग की जा सकती है। However, global action must accelerate to make this a reality. COP29 must build on a momentum of the COP28 by expanding cooling commitment. कूलिंग कमिटमेंट को एक्सपेंड करके यहाँ पर COP28 के जो भी यहाँ पर प्लीज थे उनको COP29 के अंदर भी फोकस किया जाना चाहिए, उसको मोमेंटम दिया जाना चाहिए। दिस इंक्लूड्स इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल कूलिंग प्लीज एंड एनहांसिंग पार्टनरशिप अक्रॉस सेक्टर्स एंड नेशंस। अगर हम कूलिंग कमिटमेंट को मोमेंटम देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ग्लोबल कूलिंग प्लीज में मेंबर कंट्रीज का जो नंबर है उसको इंक्रीज करना होगा और नेशंस में वेरियस सेक्टर्स के अंदर इस कमिटमेंट को पहुंचाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को यहाँ पर मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो हाई एफिशिएंसी एसी और रेफ्रिजरेटर का यूज करें ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम एमिशन किया जा सके।